यस बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि मैं अटेंडेंस नोट कर रही हूँ और मैं फिर जो है कॉल करूंगी कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये मैं नोटिस कर रही हूँ पिछले 2-3 दिन से कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं अटेंडेंस नोट कर रही हूँ और फिर मैं कॉल करूंगी, देख लेना। और कुछ एक बच्चे तो बहुत बाद में ज्वाइन करते हैं, बहुत बाद में ज्वाइन करते हैं, तो टाइमली ज्वाइन किया कीजिए। मैं 8:05 तक वेट कर लेती हूँ कि 8:05 के बाद स्टार्ट करूँ। यस बेटा, हम कल कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन रहता है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। ये एक पैराबोला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब की गई है पैराबोला में, जिस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इट मींस राइट हैंडेड पैराबोला है। इक्वेशन दी गई है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इट मींस ये राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला में क्या बोला गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब की गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब की गई है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहां पर है, where one vertex is at the vertex of the parabola। उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो पैराबोला के वर्टेक्स पर है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स तो पैराबोला के वर्टेक्स पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड बतानी और बोलाया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक वर्टेक्स यहाँ पर है, तो बी ए बी। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मींस ऑल दी साइड्स आर इक्वल। आप कोई भी साइड फाइंड आउट कर लें। ये जो ए पॉइंट है ये किस पर लाई कर रहा है, पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम कर लिए h, ठीक है। अब ये के कौन सी लेंथ होगी बेटा, देखो ये वर्टेक्स है ना, तो यहाँ ऑरिजिन से ही मेजर होगी। तो सभी को ये बात क्लियर है कि ये जो लेंथ के है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है। तो के ही नीचे होगी। तो लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी बेटा, बताओ। लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज k प्लस k, दैट इज 2k। लेंथ 2k होगी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ये सबसे पहले तो बेटा ये h कॉमा k जो पॉइंट है वो पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। h कॉमा k will satisfy this equation। So we will put x as h and y as k, y as k and x as h। अब बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है k। क्या फाइंड आउट करना है, k। k फाइंड आउट करने के लिए इट मींस आपको क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको h एलिमिनेट करना है। आपको बेटा h एलिमिनेट करना है, और h एलिमिनेट करने के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं VAM। ये एंगल आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा, ये जो मैंने एंगल बनाया है अभी AVM, ये एंगल कितना होगा बेटा, मैम 30 डिग्री 30 डिग्री होगा मैम। 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AMV
tan 30 degree is equal to into angle tan 30 degree is, पहले tan 30 लिखी, पहले मैं लिखती हूँ। कोई भी देखो, ये लेंथ क्या है, h है, ये h है और ये k है। मुझे h और k में रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे h की वैल्यू k की टर्म्स में पुट करनी है, k की वैल्यू मुझे इवैल्यूएट करनी है। तो इस ट्रायंगल में मैंने h बाय k लिया, तो h बाय k क्या हो जाएगा, ये सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये कॉट, एंड वी हैव टू इवैल्यूएट h, तो h क्या आ जाएगा, k cot 30, tan 30 is 1/√3, तो cot 30 is √3, तो h की वैल्यू क्या आ गई, k √3, तो h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट a square equal to 4, h को क्या पुट कर दिया, a is equal to k square by k 4√3, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, 2k, that is equal to 4√3, inside is 8√3। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई साइड, 8√3a, ओके। इसके साथ बेटा ये चैप्टर नंबर 11 that is conic section is completed, and now we will start chapter number 12, 3-dimensional geometry। 3-dimensional geometry सबसे सिंपल चैप्टर है ये। आपने बेटा 2 डायमेंशंस में तो पढ़ा है अब तक कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, x, y की टर्म्स में, जैसे कि हमने अभी तक x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ी है, इस चैप्टर में हम z एक्सिस भी पढ़ेंगे। बेटा अगर हम किसी प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो हम प्लेन पर जैसे कि हम क्वाड्रेंट्स पढ़ते थे कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो क्वाड्रेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेंट्स में 4 जो जैसे ये पॉइंट है, तो x एक्सिस से अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ 4,3, इट मींस ये लेंथ कितनी है 4 और ये लेंथ कितनी है 3, इसका ये मतलब है ना, हाँ जी ये मतलब है। अगर मैं कह रही हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये कोई पॉइंट, ये ऑरिजिन है, मैंने 0 0 से स्टार्ट किया, ये कोई पॉइंट है 4,3, तो क्लियर है आपको, ये बात पता है आपको, x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये लेंथ x है और ये लेंथ कितनी है y, दैट इज 3। लेकिन अब मैं इस प्लेन की ना बात कर, 3 डायमेंशन की बात करती हूँ, कि जैसे कि मैंने एक लैंप मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया, इस पोजीशन पर आपको दिख रही है, मेरी फिंगर दिख रही है ना, इस पोजीशन पर मैंने एक लैंप हैंग कर दिया है। अब इस लैंप की मुझे डायमेंशंस चाहिए, यानी कि x, y, z इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। क्यों, अब खुद देखिए बेटा, x एक्सिस अगर मैं ऑरिजिन लेती हूँ, ठीक है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ पर आप इस रूम में देखो बेटा, आप रूम में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस होती है ना, तो x एक्सिस से लेंथ, उसके बाद y एक्सिस से लेंथ, और उसके बाद हाइट भी इन्वॉल्व हो गई। ये लैंप, ये जो लैंप है ये कितनी हाइट पर है, ठीक है, इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, तो इसमें 3 जो है टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, x एक्सिस से लेंथ, y एक्सिस से लेंथ और ग्राउंड से लेंथ, ठीक है। इस लैंप की x एक्सिस, दैट इज द x एक्सिस से लेंथ, y एक्सिस से लेंथ और नीचे ग्राउंड से लेंथ, यानी कि अब 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है। बेटा मैं ये यहाँ पर शो नहीं कर सकती, 3 डायमेंशनल है, आप खुद सोच कर देखो कि आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर यहाँ पर मैं एक लैंप हैंग कर देती हूँ, तो इस लैंप की को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 जो है टर्म्स इन्वॉल्व होगी, कि उस लैंप की x एक्सिस से लेंथ कितनी है, y एक्सिस से लेंथ कितनी है और ग्राउंड से हाइट कितनी है।
तो 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो यानी कि x, y से सिर्फ नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, x, y, z से रिप्रेजेंट किया जाएगा. इट इज 3 डायमेंशनल. तो ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कि किसी भी पॉइंट को आप 3 डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, x, y, z. अब क्वाड्रेंट्स वो 4 होते हैं, आपको पता है क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं ना, 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा हुआ है. क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं, लेकिन ऑक्टेंट कितने होते हैं? 8. कैसे? तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस. अब अगर ये लेंथ है तो इस लेंथ की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस और जेड एक्सिस से डिस्टेंस, तो तीनों जो है इन्वॉल्व होंगे. अब मैंने बोला कि ऑक्टेंट हम बात करेंगे, जब हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो हम ऑक्टेंट की बात करेंगे. जब हम 2 डायमेंशनल में बात करते थे तो हम क्वाड्रेंट्स की बात करते थे, और आप सभी को पता है क्वाड्रेंट्स कितने होते थे? 4. अब हमने स्टार्ट किया है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. 3 डायमेंशनल. जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता था? नेगेटिव, और वाई पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव. एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव. जब हम ऑक्टेंट्स की बात करेंगे तो ऑक्टेंट्स कितने होंगे? 8 ऑक्टेंट्स होंगे. कैसे? अब मैं z की बात करूंगी तो x और y की बात हुई. अगर ऑरिजिन से ये पेन में ऐसे रखती हूँ, z एक्सिस बन गई ना, ये z एक्सिस बन गई, तो ये क्या है? पॉजिटिव z एक्सिस. यही अगर मैं इससे पीछे ले जाऊं, ठीक है, इससे पीछे, तो क्या होगी? z की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो अब ये तो क्या है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो क्या है? z की वैल्यू पॉजिटिव, यही इससे पीछे होगी तो z की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी. तो 8 ऑक्टेंट्स जो हम बात करें तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स और वाई तो ये सेम रहेंगे, z की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. z की वैल्यू पहले फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में ये मैं इस तरह ले रही हूँ, इस तरह लेंगे, और z की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. तो फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, सेकेंड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई और जेड पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, फोर्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव. अब जब हम फिफ्थ ऑक्टेंट की बात करेंगे, पहले 4 ऑक्टेंट में जेड पॉजिटिव, और फिफ्थ से लेकर 8 तक नेक्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में z क्या होगा? नेगेटिव. यानी कि इससे पीछे होगा, ये ओरिजिन से ये पॉजिटिव और इसके पीछे क्या होगा? नेगेटिव. कि अगर मैं ऐसे, वो तो मैं शो नहीं कर सकती ना, पॉजिटिव तो मैंने शो कर दिया, इसके बैक में मैं ऐसे शो करूंगी इसके पीछे, तो वो क्या होगा? z नेगेटिव. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात हुई. अब फिफ्थ में क्या होगा? फिफ्थ में एक्स और वाई सेम रहेंगे, z नेगेटिव हो जाएगा. सिक्स्थ में एक्स वाई यही रहेंगे, z. अगर मैं लिखूं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट. फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव, एक्स वाई जेड, एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव फर्स्ट में. ठीक है,
सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ ऑक्टेंट में ये तो सेम रहेंगे, फिफ्थ जो है किसकी तरह है, फर्स्ट की तरह जाएगा, बस z की वैल्यू लगाएगी। तो 4 माइनस कर दो, 5 में से 4 माइनस किया 1 की तरह, 1 की तरह तो दोनों पॉजिटिव। 5 माइनस 5 था 6 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस करिए ना, 6 माइनस 4 2, तो 6 किसकी तरह होगा, सेकंड की तरह, तो यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। 7 माइनस 4 3, थर्ड की तरह, तो x भी नेगेटिव 1 भी नेगेटिव। 8 माइनस 4, तो फोर्थ की तरह, फोर्थ की तरह तो x पॉजिटिव आएगा। पहले 4 में तो z पॉजिटिव और लास्ट 4 में z क्या होगा, नेगेटिव। लास्ट 4 में क्या होगा, z नेगेटिव। अगर आपको अब x, y, z दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्टेंट होगा, बता सकते हैं ना कौन सा ऑक्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ 4 माइनस 2 माइनस 5, जी बताइए कौन सा ऑक्टेंट होगा, जल्दी बताओ मुझे। मैम 8, कौन सा ऑक्टेंट होगा ये, 8। तो ये कौन सा ऑक्टेंट है, 8 है। लेकिन अगर मैं इसे पॉजिटिव कर दूं, अब ये कौन सा ऑक्टेंट है, 4, ये फोर्थ, ठीक है, हाँ जी ये फोर्थ ऑक्टेंट है। तो आप x और y की वैल्यू देखकर z पॉजिटिव है तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ में से होगा, और अगर नेगेटिव है तो फिफ्थ सिक्स सेवंथ में से होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि x एक्सिस पर y 0 होता है। आप देखो अपने रूम में देखो, x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो y एक्सिस और z एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगी ना। तो अगर पॉइंट कोई x एक्सिस पर है तो x होगा, y और z क्या होगा, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो सिर्फ y की वैल्यू होगी, x और z क्या होंगे, 0। अगर कोई पॉइंट z एक्सिस पर है तो सिर्फ z की वैल्यू होगी, x और y क्या होंगे, 0। ओके, अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है z एक्सिस, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में, xy प्लेन में है तो यहाँ, अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है, बेटा मैं बात करूं, अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ इस रूम की बात करूं, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये x एक्सिस है यहाँ नीचे, ठीक है, इस साइड x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, z तो आपको पता चल गया है, ये x एक्सिस है और मैंने बोला ये x एक्सिस और ये मेरे यहाँ पर y एक्सिस, तो xy प्लेन कौन सा होगा, xy प्लेन वो वाला प्लेन होगा जहां पर ये बोर्ड है, ठीक है। xy कौन सा होगा, जहां पर ये बोर्ड है, क्योंकि इस बोर्ड को देखो, ये x, अगर मैंने कहा ये x है, ये y है, ठीक है, z तो यहाँ पे इतना ही है, ये x है, y है, तो ये क्या है, xy प्लेन है। अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है तो x और y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर मैं जैसे ये पॉइंट ले लिया इस प्लेन पर, xy प्लेन में है तो x और y की वैल्यू होगी और z की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट yz प्लेन पे लेती हूँ तो y और z की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पॉइंट इज इन xy प्लेन तो z क्या होगा, 0। और अगर मैं xz प्लेन में लेती हूँ तो x तो y क्या होगा, 0। और अगर मैं पॉइंट को लेती हूँ yz प्लेन में तो yz प्लेन में y और z की वैल्यू होगी, x क्या होगा, 0। मेरी बात समझ में आई। अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में है तो x और y की वैल्यू होगी और z क्या होगा, उसमें 0 होगा।
बेटा कुछ सिंपल सी बातें जो कि मैं नहीं बता रही, मतलब सिर्फ बताती हूँ कि पॉइंट है, इसमें समझा नहीं रही हूँ क्योंकि आपको सबको आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को आता है बेटा, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q। आपको 2 डायमेंशन में आता है, 3 डायमेंशन में भी ऐसे ही होगा। ये बात क्लियर है ना बेटा सबको? डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट है P और Q, y1 z1 x2 y2 z2। तो PQ क्या होगा? अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। जब हम 2 डायमेंशन में पढ़ते थे तो ये फॉर्मूला था, अब z भी आ गया तो प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक्शन फॉर्मूले में अगर ये कोई P और Q पॉइंट है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, कोई R पॉइंट है, अगर इंटरनली कट कर रहा है इन द रेशो m रेशो n, तो R के कोऑर्डिनेट्स आपको याद है आप कैसे निकालते थे? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। वहां हमने अब तक x और y पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा x और y, तो z कैसे निकालेंगे? इसी तरह z निकाल देंगे, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब ये तो था इंटरनली कट कर रहा है इन द रेशो n रेशो n। अगर एक्सटर्नली कट करेगा, एक्सटर्नली समझते हो? ये P है, Q है, अगर R जो है PQ को क्या कट कर रहा है? एक्सटर्नली कट कर रहा है इन द रेशियो m रेशियो n। अगर जो है R जो है PQ को, अब Q तो PR को इंटरनली कट कर रहा है, लेकिन R जो है PQ को एक्सटर्नली कट कर रहा है। अगर एक्सटर्नली कट करता है तो n की जगह बस माइनस n आ जाता है। उस टाइम पर हम R के कोऑर्डिनेट्स x y z कैसे निकालेंगे? ठीक है, वही है x1 y1 z1, q के x2 y2 z2, x is equal to mx2 minus mx1 divided by m minus n, y equal to my2 and z is equal to और जहां जहां n था ना, n की जगह क्या आ जाएगा? माइनस n आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नली कट कर। हाँ जी, अब कुछ ही पॉइंट्स जो है वो हम मैं आगे बताऊंगी। जो है एक्सरसाइज 12.1 बेटा बिल्कुल सिंपल, आप खुद कर सकते हैं। अब कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो y और z क्या होंगे बेटा उसके लिए? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y और z क्या होंगे उसके लिए? जीरो मैम जीरो जीरो। सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन। अगर एक्स जेड प्लेन में है तो y क्या होगा? जीरो जीरो। उसके बाद Zero. आपको ऑक्टेंट्स बताने कौन से कोऑर्डिनेट्स, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन द प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस ले रहे हैं तो कौन सा प्लेन बनेगा? एक्स वाई प्लेन बनेगा। ठीक है, सेकंड है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन किस फॉर्म के होंगे एक्स वाई प्लेन में? एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। एक्स वाई प्लेन में किस तरह के पॉइंट्स होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई होगा, जेड जीरो। और लास्ट है, कोऑर्डिनेट्स डिवाइड, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस। स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है? 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है।
ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड्यूलस लगा देते हैं, आप निकाल लेंगे डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा हम। ये भी बेटा कुछ अलग नहीं है, 10th क्लास से रिलेटेड है, बस इसमें बस z एक्सेस हो रहा है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल वही है, वही उसी तरह से ही करते हैं, बस इसमें z एक्सेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? शो दैट द पॉइंट्स, these 3 points are collinear। आपको 3 पॉइंट्स दिए, इन्हें collinear प्रूव करना है। बेटा आगे आगे हम कई मेथड सीखेंगे collinear प्रूव करने के, ठीक है। -2, 3, 5, 1, 2, 3, 7, 0, -1, 7, 0. You have to prove that these 3 points are collinear। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, collinear। कैसे प्रूव होगा बेटा? अगर आप ये शो कर दें कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, कि किन्हीं दो का सम थर्ड वन के इक्वल है, तो collinear प्रूव हो जाएगा। करते थे ना वैसे, याद कीजिए। तो AB निकालो, हमें नहीं पता एक कौन सा भी कौन सा, किन्हीं दो का सम थर्ड वन के इक्वल आ जाना चाहिए। AB, BC और AC डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, किन्हीं दो का सम थर्ड वन के इक्वल आ जाए, देन वी विल से दैट द पॉइंट्स आर collinear। AB कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। BC कैसे निकालेंगे? x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1। AB, BC, AC, AC, A और C लो, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, तो क्या आ गई डिस्टेंसेस? 3 square 9 minus 1 square 1 minus 2 4, 6 square 36, 2 square 4 minus 4 square 16, 20। root 14। Next AC under the root 9 square 3 square 9 और minus 6 तो 36, तो 81 और 9 90, 90 और 36, तो 3 root 14। तो आप देखिए कि AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर AB प्लस BC AC के इक्वल है, इट मींस क्लियर है कि ABC क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है ना। अगर AB प्लस BC AC के इक्वल है, इट मींस क्या है, ये कॉलिनियर है। ये था सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये 3 पॉइंट आइसोसलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसलेस ट्रायंगल मींस 2 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स निकाल दो, दोनों को इक्वल आ जानी चाहिए, तो आइसोसलेस ट्रायंगल हो जाएगी। ये सब भी आप इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर चुके हो पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 0 7 minus 10, 1 6 minus 6, 4 9 minus 6। तो पूरा इवेल्युएट नहीं कर रही हूँ, आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कोई दो साइड्स क्या आ जाएंगी, ये आ रही है, जो दो साइड इक्वल आएंगी वो होंगी 3 root 2, ठीक है। तो 3 root 2 और 3 root 2 इक्वल आ जाएंगी और थर्ड वन अलग होगी, देन यू विल से दैट इट इज अ आइसोसलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट में शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये फर्स्ट पार्ट था
सेकंड में क्या शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे शो करते हैं? वही वर्टिसेस गिवन है आपको ए बी सी। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे क्या क्या स्टेप्स लगेंगे? अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है तो आप क्या करेंगे? पहले तो वही ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे। तो राइट एंगल कैसे प्रूव होगी? अगर क्या प्रूव कर देना? हाँ जी, राइट एंगल का प्रूव होगी जब, यस बोलो। Pythagoras theorem. Hypotenuse square अगर equals to perpendicular square. अगर किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड वन के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, देन यू विल से दैट ट्रायंगल्स आर द ट्रायंगल फॉर्म्ड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप ए बी बी सी ए सी निकालने के बाद ए बी स्क्वायर निकालोगे, बी सी स्क्वायर निकालोगे और ए सी स्क्वायर निकालोगे। किन्हीं भी दो का सम, इन तीनों में से किन्हीं दो का सम अगर थर्ड वन के इक्वल आ जाए, देन यू विल से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आ जाएगा √18 और √36, √18 और √36। ठीक है, स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? 18 और 36। तो आ रहा है इन दो का सम इसके इक्वल आ रहा है। आप क्या कहोगे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूव करने हैं। हाँ जी बेटा, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस कैसे प्रूव करेंगे? अगर आपको ये चारों वर्टेक्स गिवन है, ए बी सी डी गिवन है, ये आपको चारों वर्टेक्स, आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं? हाँ जी, कैसे प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं? अगर आप अपोजिट को, हाँ जी बोलो। मैम अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स इक्वल। आप ए बी बी सी सी डी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे, तो ए बी जो है सी डी के इक्वल आ जाएगा और ए सी जो है बी डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दो पेयर अपोजिट जो है साइड्स पैरेलल जो है इक्वल हो गई, देन यू विल से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स। उन सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन बतानी है जो कि इक्विडिस्टेंट है किस किस से? उन सेट ऑफ पॉइंट्स की, वो सेट ऑफ पॉइंट्स की जो कि इक्विडिस्टेंट है किन से? 1 2 3, 1 2 3, 3 2 minus। The set of the points which are equidistant from these two, it means we are given that PA equal to PB. तो सेट ऑफ पॉइंट्स पी की इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी पी और पी बी इक्वल है। पी कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पीबी कैसे निकालेंगे? x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, plus z2 minus z1 whole square. Squaring on both the sides, square कर दो तो square से रूट कैंसिल आउट और ये squares ओपन कर दो। x minus 1 whole square a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab. Square plus b square minus 2। अब टर्म्स कलेक्ट कर लो बेटा, x स्क्वायर वाले कलेक्ट कर लो, y स्क्वायर कलेक्ट कर लो, z स्क्वायर कलेक्ट कर लो और कांस्टेंट टर्म्स कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस, क्योंकि तो कट जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो कट जाएगा
ये तो कट गए। तो एक्स वाई जेड कलेक्ट करना है। आप एक्स वाई जेड कलेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 8z इक्वल टू 0। 4 कॉमन तो x माइनस 2z इक्वल टू 0। y वाली टर्म्स कट रही होंगी, देखो यहाँ पर भी -4y, इधर भी -4y। तो x और z कलेक्ट करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P। उन सेट ऑफ पॉइंट्स P की इक्वेशन बतानी है। द सम ऑफ whose distances, उन सेट ऑफ पॉइंट्स P की इक्वेशन बतानी है। उन सेट ऑफ पॉइंट्स P की इक्वेशन बतानी है, जिस P को मैंने x y z ले लिया। The sum of whose distances from A and B is 10। P की A और B से डिस्टेंसेस का सम गिवन है 10। क्या गिवन है? PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A क्या है? 4,0,0 is 4 0 0 and B is -4 0 0। PA कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट x2 minus x1 square y minus 0 whole square z minus 0 whole square plus PB is x2 minus x1 whole square बेटा पहले वाले क्वेश्चन में ना P और PB इक्वल थे, तो मैंने दोनों साइड स्क्वेयरिंग की तो रूट कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब जब अगर आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे ना बेटा, तो रूट कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करती हूँ ना, तो ए स्क्वायर यहाँ से रूट हट गया, बी स्क्वायर यहाँ से रूट हट गया, प्लस 2ab करूंगी ना तो दोनों पर रूट आ जाएगा। इसलिए इसको सॉल्व करने का मेथड ये नहीं है कि दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, उससे पहले एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो जाए, स्क्वेयरिंग दोनों साइड करने से पहले क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू को उठा के दूसरी, एक वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। फिर क्या होगा ऐसा करने से? x minus 4 whole square plus y square plus z square is equal to 10 minus under the root x plus 4 square। ऐसा करने से के बाद अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर अब मैं स्क्वेयरिंग करती हूँ दोनों साइड, ना स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट, ये टर्म बचेगी, तो इसमें स्क्वेयर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वेयरिंग करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा? ये अभी तक क्या आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा अब ना माइनस 2ab करने पर रूट और रूट की मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं a प्लस b होल स्क्वायर करती तो रूट और रूट की मल्टीप्लाई हो जाती और बहुत मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। अब रूट और रूट की मल्टीप्लाई नहीं होगी, एक ही बार एक ही रूट आएगा, माइनस 2ab तो 20 रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अब सिंप्लीफाई करना इजी है, क्योंकि सॉल्व करके जो हम इसको एक साइड रख लेंगे ना, स्क्वेयरिंग करते इसका रूट भी हट जाएगा, बाकी सबको कलेक्ट कर लो और रूट वाली टर्म एक साइड रख लो बस। तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इन टर्म्स को मैं यहाँ ला रही हूँ, क्या आ जाएगा? -100 और माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 और माइनस 8x minus y square minus z square is equal to minus 20 under the root x plus 4 whole square plus y square plus z square. Okay. अब x square y square z square minus x square minus y square minus z square plus 16 and minus 16. Okay. तो क्या बच गया? minus 8x minus 16x minus 100 और minus 20 under the root x plus 4 whole square plus y square plus z square.
पहले तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, 4 कैंसिल आउट, तो 4 4 जा 16, 25, यहाँ पर 5 अंडर द रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बेटा स्क्वेयरिंग करते ही हट जाएगा और टर्म्स सेलेक्ट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अब स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, अब स्क्वेयरिंग करते ही सॉल्व हो जाएगा। a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab 50 इंटू 4 200 इज इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आ गया x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इन टर्म्स को कनेक्ट कर लो, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 625 plus 200x is equal to 25x square plus 25 into 16 plus 25 into 8x plus 25y square plus 25z square। बेटा बस टर्म्स कलेक्ट करनी है आपको, x स्क्वायर वाली इन सबको साइड ले जाओ और फिर टर्म्स कलेक्ट कर लो, x स्क्वायर वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो, y स्क्वायर वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो और z स्क्वायर वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 9x square plus 25y square plus 25z square minus 225 equal to 0. So beta exercise 12.2, exercise 12.3 के एक दो क्वेश्चंस करा रहे हैं। Exercise 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन -2 3 5 एंड 1 -4 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं r के ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p and q इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। अगर 2:3 में इंटरनली कट कर रहा है और फिर उसके बाद 2:3 में एक्सटर्नली कट कर रहा है। इंटरनली कट कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जब इंटरनली कट कर रहा है तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m कितना है 2, ये है x2 y2 z2, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है x1 y1 z1, ये m है और ये n है, तो m x2 प्लस n x1 n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, x आ गया, ठीक है। y कैसे निकालते हैं, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और z कैसे निकालते हैं, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और z निकालना है तो m that is 2, z2 that is 6, n that is 3 और z1 that is 5 divided by m plus n। तो यहाँ से x y z आ गए। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एक्सटर्नली कट कर रहा है इन द रेशियो 2:3, एक्सटर्नली कट कर रहा है तब x कैसे निकालेंगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y कैसे निकालेंगे, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और z कैसे निकालेंगे, mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m। इसके बाद बेटा हम बाकी हम कल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉलिंग है वो करना है, इसमें पहले कुछ समझाऊंगी मैं।
हूँ। बस इस एक्सरसाइज में भी 5 ही क्वेश्चंस हैं और फिर इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है। यस बेटा, यू मे लीव नाउ।